Hello everyone. Sorry for the delay of 2 weeks. Actually, the left shoulder was not working. I was in severe pain. It is in pain till now, but I hope I recover soon. तो जितनी तबीयत साथ दे रही है जितनी हिम्मत बची है उसको लगा रहा हूँ वीडियो लेक्चर बनाने में। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम जिसके कारण डिले हुआ, फोन टूट गया है तो उसको रिपेयर के लिए दिया हुआ। आई होप आई recover the phone soon, and then I'll teach on the panel. Okay. Till that time, please bear with me. I have to switch back to the laptop. Okay. Uh, अभी तक हमने इस चैप्टर में द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर वाले चैप्टर में हमने देखा था कि पालमपुर एक हाइपोथेटिकल गांव है, एक काल्पनिक गांव है। हमने इसका जो सोसाइटल डिवीजन थी वो हमने देखी थी। इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो हमने देखा था कि यहाँ पे पक्की सड़क है। ये आसपास के गांव और टाउन को कनेक्ट करती है। सड़क पे ट्रांसपोर्ट के मीडियम्स भी अवेलेबल हैं, डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर अवेलेबल, राइट। और इस गांव में इलेक्ट्रिसिटी भी है, राइट। और इलेक्ट्रिसिटी का क्या फायदा हुआ वो सब हमने देखा था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ऑथर ने आपको प्रोडक्शन समझाने के लिए प्रोडक्शन क्या होती है, राइट, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन समझाने के लिए एक पेज पे कुछ चीजें लिखी हैं, राइट। उसके बाद ऑथर साहब सीधा सीधा इस टॉपिक पर आ गए हैं जिसका नाम है फार्मिंग इन पालमपुर। ओके। अब सिर्फ पालमपुर की बात होगी और इस टॉपिक के अंदर स्टार्टिंग के ये दो टॉपिक्स हैं, लैंड इज फिक्स्ड एंड इज देयर अ वे वन कैन ग्रो फ्रॉम द सेम लैंड। ये दो टॉपिक्स हैं। ये दो टॉपिक्स स्टार्टिंग में क्यों रखे गए हैं ऑथर के द्वारा? व्हाई हैज द ऑथर केप्ट दीज टू टॉपिक्स इन द बिगिनिंग, व्हाई ही हैज केप्ट दीज टू सब हेडिंग्स इन द बिगिनिंग। ये स्टोरी हमने समझनी है और तभी चैप्टर को पढ़ने का मजा आएगा, राइट। तो सबसे पहले ये चीज समझो। Let us suppose this is the area, this is the piece of land you are having, it is having a certain area। मान लेते हैं A1, right? और this is another piece of land, a bigger piece of land having area A2। So it is obvious from the figure कि area 2 बड़ा है, area 1 छोटा है, right? और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि या मैं आपसे सवाल करूं कि A1 से अगर आप 10 क्विंटल्स ऑफ ग्रेन्स, कुछ भी वीट राइस उगा सकते हो, राइट, प्रोड्यूस कर सकते हो, तो व्हाट वुड बी द क्वांटिटी दैट यू कैन प्रोड्यूस फ्रॉम द पीस ऑफ लैंड दैट इज हैविंग द एरिया A2, राइट। तो ऑफ कोर्स मोस्ट प्रोबेबल आंसर यही होगा कि आप जो भी क्वांटिटी उगाओगे, जो भी क्वांटिटी प्रोड्यूस करोगे क्विंटल्स में, वो 10 क्विंटल से तो ज्यादा होगा, राइट। वो अनाज, वो प्रोडक्शन, वो ग्रेन्स 10 क्विंटल से तो ज्यादा होगी, राइट। कहने का भाव ये है, कहने का मकसद ये है कि प्रोडक्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एरिया अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ज्यादा कल्टीवेशन होगी, राइट। चलो, दिस वाज वन थिंग। अब if I have a piece of land, it was having a certain area, this entire area was cultivable। Okay। तो अब मैं ऐसा क्या करूं कि दिस एरिया कुड बी इंक्रीज्ड, राइट। अब एरिया क्यों बढ़ाना, अभी आपको समझ में आया कि जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी, उतनी ज्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी। अब मैं ऐसा क्या करूं कि जो कल्टीवेबल लैंड है वो मेरे पास ज्यादा से ज्यादा हो, कल्टीवेबल लैंड ज्यादा से ज्यादा हो, जिससे प्रोडक्शन और भी ज्यादा हो, यील्ड आउटपुट और भी ज्यादा हो, राइट। तो आप क्या कर सकते हो? तो वन बेसिक मेथड जो हर एक फार्मर फॉलो करता है, या हमने पास्ट में हमारे इंडियन फार्मर्स ने जो टेक्निक अपनाई थी, वो ये थी कि जितना भी वेस्ट लैंड है उसको आप कल्टीवेबल लैंड में कन्वर्ट करो। नाउ व्हाट इज वेस्ट लैंड, पहले वो पता होना चाहिए। व्हाट इज वेस्ट लैंड? लेट अस सपोज यहाँ से कोई ड्रेन और फ्लो कर रही है, राइट। कोई गंदे पानी का नाला है या वैसी कोई पॉन्ड है, राइट, फिल्ड विद वाटर। ओके। तो आप क्या कर सकते हो, इसको सैंड से, सॉइल से फिल कर सकते हो और फिर इस वेस्ट लैंड को कल्टीवेबल लैंड में कन्वर्ट कर सकते हो। एक ये पार्ट आप कर सकते हो। इफ सम पार्ट ऑफ द एरिया सराउंडिंग योर एग्रीकल्चरल लैंड इज रॉकी, इज फुल ऑफ बोल्डर्स, है ना, बड़े पीस ऑफ रॉक्स जो होते हैं जिनको बोल्डर्स बोला जाता है, राइट, वो हैं अगर आपकी जमीन पर, तो आप उन्हें क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। ये मेथड आप अपना सकते हो। और कुछ सर्टेन पार्ट पे अगर कांटे हैं, झाड़ियां हैं, बुशेस हैं, राइट, आपके लैंड पे, तो आप उन्हें क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। ठीक, फिर इस एरिया को भी कल्टीवेबल लैंड में कन्वर्ट किया जा सकता है, राइट। बोल्डर्स को रिमूव कर दो तब भी कल्टीवेबल लैंड में वो वेस्टलैंड कन्वर्ट हो सकती है, राइट। अच्छा, एक तरह की लैंड और होती है जिसको आप फैलो लैंड बोलते हो, राइट। अब फैलो लैंड क्या होती है?
फैलो लैंड, वन इज अ वेस्ट लैंड, ये ड्रेन वाला पोर्शन या क्विक सैंड अगर यहाँ पे है ना, क्विक सैंड यानी कि दलदल, है ना, दिस पोर्शन इज डेडिकेटेड और इज बीइंग कवर्ड विद क्विक सैंड, या फिर कोई ड्रेन या फिर कोई पॉन्ड, राइट, तो दैट इज अल्टीमेटली अ वेस्ट लैंड, फार्मिंग नहीं कर सकते आप वहाँ पे। कोई पीस ऑफ लैंड अगर बोल्डर्स से भरा हुआ है, हैवी पीस ऑफ रॉक से भरा हुआ है, तो दैट इज ऑल्सो वेस्ट लैंड, आप फार्मिंग नहीं कर सकते। किसी पोर्शन पे आपके लैंड पे अगर बहुत ज्यादा पेड़ पौधे उगे हुए हैं, काइंड ऑफ फॉरेस्टेड है, और क्या वहाँ पे कांटे वाली झाड़ियां हैं, बुशेज हैं, तब भी आप वहाँ पे खेती नहीं कर सकते, दैट इज ऑल एंटायरली वेस्ट लैंड, राइट। तो एक टेक्निक आप क्या अपना सकते हो कि वेस्ट लैंड को कल्टीवेबल लैंड में कन्वर्ट करो और फार्मिंग का एरिया बढ़ाओ और अल्टीमेटली प्रोडक्शन या यील्ड इंक्रीज करो। अब ये फैलो लैंड क्या है, देखो फैलो लैंड दो दो मकसद से फैलो लैंड रखी जाती है, राइट। एक तो आपके पास जो इरिगेशन का सेटअप है, वो इस पोर्शन को पानी नहीं दे पा रहा है, यहाँ तक पानी किसी तरह से या किसी कारण से नहीं पहुंच पा रहा है, तो अल्टीमेटली ये लैंड किसमें काउंट होगी, फैलो लैंड में काउंट होगी। इट इज नॉट अ वेस्ट लैंड, ये नहीं कि यहाँ पे खेती नहीं हो सकती, यहाँ पे फार्मिंग नहीं हो सकती, इट इज ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस दैट हैव अराइव्ड कि यहाँ पे आप फार्मिंग नहीं कर पा रहे हो, सो दिस लैंड वुड कम अंडर फैलो लैंड, राइट। एक चीज और, आज के टाइम पे फैलोलैंड किसको बोला जा रहा है, देखो जो बड़े किसान होते हैं वो एक दो साल के लिए या फॉर 5 मंथ्स और 4 मंथ्स सर्टेन पोर्शन अपनी फील्ड का, अपने खेतों का ऐसे ही खाली छोड़ देते हैं, फैलो छोड़ देते हैं, तो है ना, उस पर खेती नहीं करते। रीजन बिंग कि इतने टाइम में जो फील्ड है, जो खेत है, वो क्या करेगा, अपने न्यूट्रिएंट्स को अपने आप नेचुरली क्या करेगा, रिकवर करेगा, वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होगी, अर्थवर्म्स वहां पे ग्रो करेंगे, तो नेचुरली अपने आप लैंड क्या करेगी, अपने न्यूट्रिएंट्स को रीस्टोर करेगी, राइट। वी डोंट हैव टू पुट केमिकल्स इन फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स की उसकी प्रोडक्टिविटी फर्टिलिटी इंक्रीज हो लैंड की, राइट, सॉइल की। तो उस लैंड को है ना ऐसे ही खाली छोड़ दिया जाता है, तो उस लैंड को भी क्या कहा जाता है, फैलो लैंड, ओके। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो जो भी फैलो लैंड है, राइट, वहां तक आप अगर इरिगेशन पहुंचा पा रहे हो, है ना, उसको भी ऑल अराउंड द ईयर यूज कर पा रहे हो, तो अल्टीमेटली आपका प्रोडक्शन एरिया इंक्रीज करेगा, तो सॉरी कल्टीवेबल एरिया इंक्रीज करेगा, तो उससे होगा क्या, अल्टीमेटली योर प्रोडक्शन इज गोइंग टू इंक्रीज। तो अगर मैं दोबारा इस डायग्राम को विजिट करूं, ध्यान से देखूं, तो दिस वाज द ओरिजिनल एरिया दैट यू हैड, राइट। और इसके सराउंडिंग जो भी वेस्ट लैंड थी या फैलो लैंड थी, अगर आप उसको विद इन कल्टीवेबल एरिया में, लैंड में, रीजन में लेके आ सकते हो, उस पर कल्टीवेशन कर सकते हो, तो नाउ द प्रोडक्शन एरिया हैज इंक्रीज्ड एंड अल्टीमेटली the production of grains would also increase, the quantity, the amount of grains that would be produced from this much area of land, from this much area of land is certainly going to rise, right। अब मैंने ये सवाल, मैंने मैंने ये टॉपिक्स आपको पढ़ाए क्यों, ये चीजें आपको समझाई क्यों, देखो पहली चीज तो आपके माइंड में ये क्लैरिटी लानी थी कि जो लैंड है उसका अगर साइज आप बढ़ाओगे तो यील्ड अल्टीमेटली बढ़ेगी, प्रोडक्शन अल्टीमेटली बढ़ेगी, एक तो ये चीज आपको समझानी थी। दूसरी चीज आपको ये समझानी थी कि कैसे साइज जो है लैंड का उसको बढ़ाया जा सकता है, कल्टीवेबल लैंड का साइज कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। सो देयर वाज वन मेथड टू ब्रिंग वेस्ट लैंड और फैलो लैंड अंडर द पार्ट ऑफ कल्टीवेशन, ओके। तो इससे साइज बढ़ जाएगा लैंड का और अल्टीमेटली प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी। बट जो ऑथर साहब हैं उन्होंने पहला टॉपिक क्या लिख छोड़ा है, लैंड इज फिक्स्ड, और उसके बाद उन्होंने दूसरा टॉपिक क्या लिखा है, now these two are problems, these two are not the topic, these two are problems। अब सवाल ये है कि ऑथर ने ये दो टॉपिक्स क्यों लिखे हैं, राइट। दिस वाज आई, मैं यही एक्सप्लेन करने जा रहा था, आई वाज गोइंग टू एक्सप्लेन दीस टू टॉपिक्स ओनली, दैट व्हाई ऑथर हैज स्टार्टेड विद दीस टू टॉपिक्स, राइट। अब आपको एक कहानी समझ में आनी चाहिए। बेसिकली व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू इज दैट स्विच ऑन टू यूट्यूब, राइट, एंड वॉच द मूवी मदर इंडिया। काबिले तारीफ एक्टिंग है नरगिस की, सुनील दत्त साहब की, राजकुमार साहब की, देयर आर मेनी अदर एक्टर्स इन दैट मूवी। तो मूवी इज रिलेटेड टू द प्लाइट ऑफ फार्मर्स, इट इज बेस्ड ऑन द प्लाइट ऑफ फार्मर्स, राइट। और अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में फार्मर्स, इंडिया के फार्मर्स किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं, what all problems do they face, it is the movie based on that thing। Before reading this chapter I always recommend and I will always show my students the movie so that they better understand what they are going to read। So I also suggest you fellows as well कि मूवी देखो, फिर चैप्टर पे वीडियोस मेरी पे वापस आना, तब आपको ये टॉपिक्स और बेटर समझ में आएंगे।
एंड ये जो वेस्टलैंड का जो मैंने मेथड आपको बताया कि वेस्टलैंड को कैसे कल्टिवेबल लैंड में कन्वर्ट किया जाता है, ये मुझे उसी मूवी से समझ में आया था, राइट। देर इज अ पार्ट इन द मूवी, देर इज अ सीन इन द मूवी जहाँ पे राजकुमार सर और नरगिस जी आर ट्राइंग टू इंक्रीज देयर कल्टिवेबल लैंड। तो बड़े बड़े बोल्डर्स जो होते हैं, एक तरफ तो कांटे होते हैं, झाड़ियां होती हैं, वो उनको दूर कर देते हैं, दैट इज नॉट अ बिग इशू। बट अल्टीमेटली बात आती है बोल्डर्स को हटाने की, बड़े बड़े पीसेस ऑफ रॉक्स होते हैं उनको हटाने की। तो उनको हटाते हटाते उनका एक बुल है ना डाइज ड्यू टू डिहाइड्रेशन। और फिर Rajkumar sir takes on to himself and tries to pull the boulders, right? And at one instant he has to pick up, kind of push the boulder from below, and ultimately that boulder turns back and it it gets onto his hands, and ultimately every other person around the field has to be called and to remove the boulder. But ultimately Rajkumar sir has to lose hands, and those hands have to be cut, and those arms have to be cut basically. So, and ultimately, in this sadness, he leaves home in the midnight, and leaving his family behind, leaving his family into the economical crisis. So this is the scene from where you can understand कि वेस्ट लैंड को फार्म लैंड में, कल्टिवेबल लैंड में कन्वर्ट करने के लिए किस मुसीबत का सामना करना पड़ता है, कितनी झंझटों का सामना करना पड़ता है, राइट, कितनी मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है, राइट। यू विल अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट मूवी। और इसी चैप्टर में हम एक छोटा सा पार्ट देखेंगे, एक छोटी सी झलक पाएंगे कि कैसे मनी लैंडर्स छोटे किसानों को या फार्म लेबरर्स को लूटते हैं, ठीक, जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। बट जो बिगर पिक्चर है मनी लेंडर्स की, वो आपको उसी मूवी से समझ में आएगी। मोर ओवर, ड्रॉट कैसे नुकसान पहुंच जाती है और फ्लड्स कैसे नुकसान पहुंचाते हैं फार्मिंग को, वो भी उस मूवी में बहुत अच्छे से डिपिक्टेड है। यू वुड ऑल्सो लर्न अबाउट द माइट, द ग्रिट, द रेजिलियंस ऑफ द Indian farmers from the movie. So please go and watch the movie. It is highly recommended at this stage. Now, coming back to the topics, why these topics have been put up by the author in the beginning. See, लैंड को बढ़ा लो, जितना मर्जी बढ़ा लो, कितना बढ़ा लोगे? वेस्ट लैंड आखिर कितनी है हमारे भारत में? इतनी तो नहीं है कि, है ना, अगर आपके पास अभी कुछ लेटर, फॉर एन एग्जांपल, लेट अस सपोज यू हैव 10 स्क्वायर किलोमीटर्स, राइट, ऑफ लैंड, है ना, वेस्ट लैंड को इंक्लूड कर लेगे तो ऐसा तो नहीं है ना कि ये 110 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ के, है ना, 1000 स्क्वायर किलोमीटर हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है। ज्यादा से ज्यादा कितनी हो जाएगी? 12 स्क्वायर किलोमीटर, है ना। अरे, फार्मिंग लैंड बहुत ज्यादा है भारत देश में। इट इज जस्ट टेकन फॉर एन एग्जांपल, आई हैव जस्ट टेकन 10 स्क्वायर किलोमीटर जस्ट फॉर एग्जांपल, ओके। तो बढ़ाकर कितनी कर लोगे यार? 10 स्क्वायर किलोमीटर कर लोगे ना, और उससे ज्यादा क्या कर पाओगे? ठीक ठीक, स्क्वायर किलोमीटर मतलब किलोमीटर स्क्वायर, ओके। सो इतनी तो वेस्टलैंड, है ना, नहीं होने वाली कि आपका जो फार्मिंग लैंड है उसको डबल कर दे, ठीक। तो उसके बाद क्या? सारी वेस्टलैंड को भी आपने कल्टिवेबल लैंड में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद क्या? क्या जमीन बची है आपके पास, है ना? तो आंसर कहाँ से मिलेगा? आंसर आपको मिलेगा 9th क्लास की ज्योग्राफी की जो बुक है, जो चैप्टर 2 है उसका, द ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ज्योग्राफिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। उसमें एक टॉपिक आप पढ़ते हो कोस्टल प्लेन्स का, जहाँ जो फर्टाइल रीजन है ड्यू टू मॉनसून्स और एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, राइट। एक तो कोस्टल प्लेन है, राइट, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, राइट। उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, नॉर्दर्न गेंजेटिक प्लेन्स हैं, या फिर नॉर्थ ईस्ट में जो ब्रह्मपुत्रा के कारण प्लेन्स बनी है, वहां पे आप खेती कर सकते हो। और अगर उसके बाद कहीं पे इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है ना, मानसून जहाँ पे, अगर मैं कहूँ कि अगर मानसून नुकसान करे तो वहाँ पे खेती कम हो जाती है, ज्यादा बढ़ चढ़ के खेती नहीं होती। तो इट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश वाला रीजन, राइट, तेलंगाना वाला रीजन। तो ये सब इतना ही रीजन हमारे पास मोस्टली अवेलेबल है फॉर फार्मिंग। अगर इसके अब मैं आपको ये पूछूं कि अब कितना बढ़ा लोगे यार एरिया? अब तो ज्योग्राफी भी हाथ खड़े कर लेगी भाई, बस बहुत हो गया ना। ऊपर पहाड़ है, बीच में ब्लॉक माउंटेन्स हैं, बीहड़ है, एक साइड पे रन है, रन ऑफ कच्छ है, राइट, एक साइड पे डेजर्ट है, उसके बाद प्लेट्यूज हैं, हिली एरियाज हैं, देयर इज अ रीजन डेडिकेटेड टू फॉरेस्ट, वहां पे लॉयंस हैं, टाइगर्स हैं। तो, कितना एरिया बचेगा उसके बाद यार? ज्योग्राफी ये बोल रही है कि हाथ खड़े हैं ज्योग्राफी के भी, भाई इतना ही लैंड है, इससे ज्यादा लैंड आपको नहीं दे सकती मैं इंडिया जैसे देश में, ठीक। अब करो खेती, इतनी ही जमीन है, लैंड इज फिक्स्ड, इतनी ही जमीन है, और अब खेती करो, राइट। सो दिस इज अ प्रॉब्लम, नॉट नॉट अ टॉपिक, दिस इज अ प्रॉब्लम। तो अब आप खुद सोचो, चाहे कोई भी प्राइम मिनिस्टर आए फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू टिल डेट, उसको इसी प्रॉब्लम से शुरू करना पड़ेगा। उसको अगर हमारी फार्मिंग सुधारनी है तो सबसे पहला कंस्ट्रेंट, सबसे पहली दिक्कत, रेस्ट्रेंट, राइट, जो भी उसके सामने आएगा यही है कि भैया हमारी ज्योग्राफी ये बोल रही है कि लैंड इज फिक्स्ड। लैंड तो हमको एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाली, समुंदर तो सूख के हमें जगह नहीं देने वाला, राइट। लैंड इज फिक्स्ड भैया, यही है, इसी में, है ना, वो
गोविंदा का एक डायलॉग था ना, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या, ना, तो बस इतनी ही लैंड है, इसी में ही खेती करनी है, इसी में ही आपने प्रोडक्शन ज्यादा करने की सोचनी है, राइट। तो उसका सोल्यूशन या दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो लैंड है, जो फिक्स लैंड है, अब उसको यूटिलाइज करके कैसे उसी लैंड से ज्यादा प्रोडक्शन आप कर सकते हो, ठीक है। रीजन बीइंग कि इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना है, सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, माल नरिशमेंट से बाहर लेके आना है, सेल्फ सेल्फ रिलायंट या सेल्फ सफिशिएंट किसमें बनाना है, ग्रेन्स की प्रोडक्शन में, है ना, ताकि इंडिया क्या है, माल नरिशमेंट से बाहर निकल सके, उसकी डिपेंडेंसी फॉरेन कंट्रीज पे फॉर द इंपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स कम हो सके, राइट। सो फ्रॉम द सेम फिक्स्ड एरिया ऑफ लैंड दैट इज अवेलेबल फॉर अस फॉर कल्टीवेशन, उसी को यूटिलाइज करके उसी पर ही ज्यादा प्रोडक्शन करनी है। तो अगली प्रॉब्लम हमारे पास यही है कि इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड, राइट। तो इसीलिए ऑथर साहब ने ये दो टॉपिक्स स्टार्टिंग में रखे थे, आपको यहीं से ही शुरुआत करनी है, ओके। चलो, आई दिस इज सफिशिएंट फॉर दिस वीडियो। मैं बस एक स्टोरी आपको दिखाना चाहता था, समझाना चाहता था कि ऑथर ने इन दो टॉपिक से क्यों शुरुआत की है, ओके। एरिया, जैसे एरिया इन प्रोडक्ट, एरिया अंडर कल्टीवेशन कैसे बढ़ाया जा सकता है, वो ये सब समझाना जरूरी था, है ना। वेस्टलैंड क्या होती है, फैलोलैंड क्या होती है, ये डिफरेंस समझाना जरूरी था, क्यों स्टोरी यहाँ से शुरू हो रही है ये समझाना जरूरी था। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। हमारी ज्योग्राफी भी हमें यही चीज समझा रही है, राइट। उसके बाद जो भी टॉपिक्स हैं अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।